हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट लेसन है उसके सेकंड वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये कंटेंट अच्छा लगेगा और हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। क्योंकि अगर बच्चे को अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण से बात करते हैं कि बेसिकली दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है कि जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, जिसमें अपना चेहरा अपना फेस देखते हैं, वो क्या है? एक दर्पण है, ठीक है? वो समतल दर्पण है। जैसे कि एक अगर इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो क्या कहता है कि कांच के एक तरफ लेप लगा हो व दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गोली दर्पण होता है, नंबर 2 समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने टॉपिक में नहीं है, ठीक है? तो आगे देखते हैं, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण क्या होता है कि गोली दर्पण किसी कांच के कटे हुए खोखले गोले का विभाग होते हैं, जिनके एक तरफ पारे या चांदी की कलई तथा लाल फास्फोरस का पिंड लगा होता है। वो क्या कहलाते हैं? गोली दर्पण कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है? बेसिकली अब मेन टॉपिक आपका यहीं से शुरू हुआ है, उत्तल और अवतल दर्पण। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोली दर्पण भी पूछा जाता है और इसके प्रकार भी पूछे जाते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं। अब अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें जो चित्र बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है और जो इसका उभरा हुआ भाग है, उसपे क्या लगा हुआ है? पॉलिश लगा हुआ है, ठीक है? ये क्या है? मुख्य अक्ष है और अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक गोल काँच है, ठीक है? और इसी को अगर हम इधर ये वाला पार्ट निकाल लें तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है? तो वही है कि अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है। देख सकते हो ना? ये वाला जो भाग है, क्या है? अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग में क्या लगी होती है? पॉलिश लगी होती है तथा धँसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप देख सकते हो कि ये क्या है? उभरा हुआ भाग है और इसका जो धँसा हुआ भाग है, उस तरफ से क्या है? एक ये किरण आई और एक ऐसे निकल गई, ठीक है? ये दर्पण से टकराई और ऐसे निकल गई, ठीक है? और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। समझ में आया ना? अवतल दर्पण क्या होता है? आगे बढ़ें? चलो देखते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेसिकली क्या होता है कि उत्तल दर्पण के इसका जस्ट अवतल दर्पण का अपोजिट होता है। अब देखो, एक ये गोल काँच है और अगर इसको हम इधर से काट लें, तो क्या होगा? इसके इस तरफ क्या करें? पॉलिश लगा दें, तो वही लगी हुई है ना? इस तरफ इसके क्या है? पॉलिश नहीं लगी हुई है, ठीक है? इसके धँसे हुए भाग में क्या है? पॉलिश लगी हुई है और उभरे हुए भाग से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो देख सकते हो आपकी डेफिनिशन क्या कह रही है कि उत्तल दर्पण के धँसे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है? समझ सकते हो ना कि ऐसा दर्पण अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है तथा धँसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। धँसे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश की किरण क्या होती है? मेन बात आती है कि प्रकाश की किरण क्या होती है? ठीक है? तो देखते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक जिस सीधी रेखा से होकर गुजरता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश को, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। समझ गए ना बच्चा? प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब प्रकाश की किरण समझो, कोई एक समान माध्यम है, कैसा भी माध्यम ले लें, वायु ले लें, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? वायु है, वायु ले लिया। अब वायु से अगर प्रकाश की किरण जाएगी, ये हमने कोई एक माध्यम ले लिया, इससे जाएगी तो ये क्या है? एक समान माध्यम है और ये क्या है? प्रकाश की किरण है। तो क्या कर रहा है कि किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधी रेखा से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। समझ गए ना? अब देखते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रकाश पुंज के प्रकार क्या होते हैं? नंबर 1 पे आता है अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 पे आता है अपसारी किरण पुंज और नंबर 3 पे क्या आता है? समांतर किरण पुंज। ये तो अब इसके आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे कि अब अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो आपको पता है कि अपसारी किरण पुंज, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से एक किरण आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, और इनकी सबकी क्या है? ये डायरेक्शन है, ठीक है। आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों, ठीक है, तो ये क्या है? एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? मिल रही ना, तो क्या है? ये तो है अपसारी किरण पुंज। आगे देखते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लिया ये कोई वस्तु रखती है, ऑब्जेक्ट रखी है, और यहाँ से ये किरणें ऐसे ऐसे आ रही हैं। अब देखो कोई वस्तु होगी तो वस्तु से किरणें अपनी आंख पे ही तो आएंगी, ठीक है। तो जो वस्तु की किरणें हैं वो हमारे जब आंख पे पड़ेंगी तभी तो हमें दिखेगा। तो वही है कि अपसारी किरण क्या होता है? एक मान लो वस्तु से परावर्तन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होंगी? वस्तु से किरणें जा रही हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर का मतलब समान, एक ही दिशा में जाने वाला प्रकाश, ठीक है, एक ही दिशा में जाने वाला प्रकाश। अब इनके इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और ये एक जहां से स्टार्ट हो और अनंत तक आपस में कभी ना मिले तो वो क्या होगा? समांतर किरण पुंज होगा, ठीक है। प्रकाश की अगर सभी किरणें आपस में कभी ना मिले और एक ही दिशा में जाएं, ठीक है, तो वो क्या होगा? समांतर किरण पुंज होगा, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से नियत दूरी पर हो, इनके बीच की क्या हो? नियत दूरी हो, और एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण से कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये कोई दर्पण है, हमने अवतल दर्पण मान लिया, ठीक है, और इसके ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इसको बिगाड़ते हैं। ये कोई दर्पण है और इसका ये जो मध्य बिंदु होगा यही क्या होगा? इस दर्पण का ध्रुव होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इनका, ये जो पॉइंट है यही क्या है? दर्पण का ध्रुव P है। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोली दर्पण जिस कांच के कटे हुए खोखले का भाग होते हैं। देखो ये कोई पूरा गोला है, ठीक है, ये क्या है? पूरा गोला है। तो गोली दर्पण जिस कांच के कटे हुए खोखले गोले का भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को, ये जो केंद्र है पूरे गोले का केंद्र, ठीक है, जो केंद्र होता है उसे ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? चित्र में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब देखो वक्रता केंद्र है
तो वक्रता त्रिज्या भी होगी। वक्रता त्रिज्या का मतलब केंद्र से और परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जैसे त्रिज्या कहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे दर्पण में, गोली दर्पण में क्या होगा, एक सर्किल होगा, उस सर्किल से और वहाँ दर्पण तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये दूरी दिख रही है ना, ये जो आर दूरी है यही क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो दर्पण के ध्रुव तथा ये क्या है, इसका ध्रुव होगा दर्पण का, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये आर से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है, इतना याद रखना है। और ये रिलेशन पूछा जाता है कि बताओ वक्रता त्रिज्या होती है वो किसकी दूनी होती है, तो वो किसकी दूनी होती है, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, ठीक है, आर बराबर 2f, ठीक है, इसको याद रखना है और इसका प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है। ये कैसे आया, आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष आपने देखा कि जो दर्पण के ध्रुव से होकर एक रेखा गई थी, मैंने बताया था कि ये कोई दर्पण है और ये वाली जो रेखा है ये वाली, ठीक है, ये रेखा क्या है, यही एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये जो रेखा जा रही है क्या है, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। अब देखो, एक फोकस बिंदु होता है और एक वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो मुख्य फोकस को फोकस बिंदु भी कहते हैं और मुख्य फोकस भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मुख्य फोकस और फोकस बिंदु भी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, इसके, ये मुख्य अक्ष है ना, तो इसके समांतर आ रही है ना किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ पे कहीं इसका केंद्र होगा और यहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस बिंदु F होगा। तो वही बता रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकराएंगी, तभी तो इनका परावर्तन होगा, और दर्पण से जैसे ही टकराएगी तो पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आप एक बात याद रखना हमेशा कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो भी किरण होगी वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ठीक है। अभी जब आपको इनकी स्थितियां पढ़ाएंगे, वस्तु की स्थितियां कुछ होती हैं, 6 होती हैं, उनके बारे में जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या थी और वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या थी, उसी तरह के फोकस दूरी होती है और फोकस बिंदु होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव, ये क्या है, इसका ध्रुव है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये क्या है, इसका फोकस बिंदु है, ठीक है, ये इसका फोकस बिंदु है। और इसी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, F से, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। आगे चलते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। अब ये बताओ, ये वाली हमने लाइन खींच दी तो ये क्या है, दर्पण का द्वारक है, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि दर्पण के, ये M1 पॉइंट है और ये M2 पॉइंट है, यहाँ कहीं इसका ध्रुव होगा, तो ये वाली जो, ये M1 से M2 तक की ये वाली जो दूरी होगी ये क्या होगी, दर्पण का द्वारक होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि फोकस तल। अब फोकस तल क्या होता है, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब चित्र के समझते हैं, ये कोई दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव होगा, फोकस बिंदु होगा, और यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र होगा, सी एफ, ये सी होगा, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो ये क्या है, फोकस बिंदु से, तो मुख्य फोकस क्या था, हमने पढ़ा था कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ भी, थोड़ा बहुत 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 80% तो समझ में आया होगा। और ये PDF जो है ये आपको टेलीग्राम पे इसी ग्लोबल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप
सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है चैनल। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।